फीस कैलकुलेशन और फीस कैसे पे होता है, क्या पे होता है, आई विल टेल यू। जो 2% जो मैनेजमेंट फीस दैट वी चार्ज, राइट, वो भी दो तरह से चार्ज होता है। कैसे? अगर मैं हेज फंड में बताऊँ तो वो हेज फंड में डायरेक्टली दैट वी कैन चार्ज इट ऑन टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट, है ना। प्राइवेट इक्विटी में ये ऑप्शन होता है। ऑप्शन क्यों होता है? एक होता है कि भाई यू कैन चार्ज मैनेजमेंट फीस ऑन टोटल कमिटमेंट दैट यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम द इन्वेस्टर। कमिटमेंट मतलब कैपिटल जितना रिसीव किया। हाँ, जितना सब्सक्रिप्शन के थ्रू पैसा आता है ना, क्योंकि देखो प्राइवेट इक्विटी में हम उसी सब्सक्रिप्शन को कमिटमेंट कॉल कहते हैं। ओके। ये हम लास्ट चैप्टर जो हमारा होने वाला है ना उसमें हम देखने वाले हैं कि ये सब्सक्रिप्शन को क्या कहते हैं, रिडम्पशन को क्या कहते हैं। तो कमिटमेंट के ऊपर हम 2% फीस चार्ज करते हैं। जो 2% फीस आ रहा है वो किस लिए आ रहा है? मैनेजमेंट कहा गया है उसे। इन्वेस्टर्स दे आर सेइंग वी आर पेइंग मैनेजमेंट फीस टू मैनेज द फंड एक्टिविटीज। तो यानी कि जो 2% फीस है वही फीस एलोकेट करना होता है एडमिन को, वही फीस एलोकेट करना होता है। बाकी अदर एक्सपेंसेस अगर है फंड लेवल पे, फंड लेवल दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, फंड लेवल एक्सपेंसेस, वो ऑडिट फीस भी डिपेंड करेगा। अगर ऑडिट फीस भी मैनेजमेंट फीस के थ्रू ही पे करना है तो डिपेंड करेगा। मीटिंग एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस है वो पूरे डिफाइंड रहेंगे हर फंड के, क्योंकि हर एक फंड का डॉक्यूमेंट निकलता है, टर्म शीट निकलती है, सिक्योरिटी परचेज एग्रीमेंट निकलता है, उसके तहत पूरे के पूरे एक्सपेंडिचर्स डिफाइंड होते हैं कि तो भाई 2% तो हम ले रहे हैं, लेकिन उसका करेंगे क्या? मैनेजर, फंड मैनेजर खुद तो नहीं रख सकता ना पूरा पैसा, क्योंकि मैनेजमेंट का पैसा है। तो इसलिए जो 2% फीस आएगा, एक तो होगा एनएवी बेस, जिसको हम कहते हैं टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट, सो विच यू कैन चार्ज 2% ऑन टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट। अब दूसरा सवाल ये भी होगा कि वाई, मतलब कमिटमेंट बेस ये प्राइवेट इक्विटी में ऐसे क्यों? क्योंकि अगर तुम देखोगे प्राइवेट इक्विटी बिजनेस का मॉडल, ज़्यादातर पर पैसा इलिक्विड एसेट्स में इन्वेस्ट होता है। अच्छा। तो उसका डेली वैल्यूएशन कैसे निकालोगे तुम? हाँ नहीं, अब तो इसका डेली मतलब ये निकलता नहीं कि नहीं हम है। डेली अकाउंटिंग नहीं करेंगे। सी, टू डू द अकाउंटिंग ऑन अ डेली बेसिस विच इज समथिंग डिफरेंट, बट वैल्यूएशन, देखो अभी जो लेवल 3 सिक्योरिटीज होते हैं हम डिस्कस करने वाले हैं, तो उसका वैल्यूएशन तो तुम मंथली निकाल ही नहीं सकते। अच्छा। अनलेस एंड अनटिल कंपनी कुछ कमाता नहीं है या फिर कुछ चेंज नहीं होता है, तब तक वैल्यूएशन नहीं निकाल पाएंगे हम। तो उस केस में क्या करोगे फिर? तो कई सारी लीगेसी प्राइवेट इक्विटी बिजनेस में होती है। प्राइवेट इक्विटी कॉम्प्लेक्स होता है अकाउंटिंग पर्पस के लिए नहीं, कैलकुलेशन पर्पस के लिए, क्योंकि पूरा पैसा तो L3 सिक्योरिटीज़ में जाके बैठ जाता है, नॉर्मल सिक्योरिटीज़ तो होते नहीं है, तो हर एक के लिए वैल्यूएशन लगता है फिर। तो ये चीज़ है। तो मतलब अगर सिंपली अगर सवाल भी कभी अगर इंटरव्यू में भी आता है तो एनएवी कैसे, क्या अपना ये जो मैनेजमेंट फीस है कैसे वर्क करता है, फिर चार्ज कैसे होता है, ऑन द बेसिस ऑफ कमिटमेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ नेट एसेट वैल्यू ऑफ अ फंड। ये दो तरीके से होता है। प्राइवेट इक्विटी में ये ऑप्शनल है, बट ज़्यादा तौर पर एनएवी के हिसाब से तुम चार्ज करोगे तो कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा बढ़ जाएगा। जैसे तुम्हें अगर 1 करोड़ कमिटमेंट आया है तो चार्ज 2% ऑन 1 करोड़, डन एंड डस्टेड। बाकी मत सोचो कि क्या करना है, लेकिन फिर बाद में चार्ज ही नहीं करेंगे, बाद में तुम्हें चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंसेंटिव फीस वगैरह काफ़ी मिलता है। अच्छा, जो हम इंसेंटिव फीस हेज फंड में कहते हैं तो उसी को हम कहते हैं कैचअप। जो, हाँ, जो होता है कैचअप, जो होता है वो जो इंसेंटिव प्रोसीड फी आता मतलब है, वो परफॉर्मेंस फी जो होता है। हाँ, काइंड ऑफ परफॉर्मेंस फीस का हो। ओके। लेकिन वो परफॉर्मेंस फीस की वजह ये क्या है ना कि परफॉर्मेंस, यहाँ पर परफॉर्मेंस फीस कह के हम देते हैं कि भाई ये चलो 20% में दे रहा हूँ, वहाँ पर 20% ही दे रहा हूँ, लेकिन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट कैचअप ही। सो दिस इज अ कैचअप। मतलब फर्स्ट टाइम मिले तो चलो अच्छा लगा तो ये लो, ऐसा सीन है। कैचअप मतलब कि मिलना। फर्स्ट टाइम अगर फंड कुछ अचीव करता है, परफॉर्मेंस के बेसिस पे होता है। इवेंचुअली परफॉर्मेंस क्या रहेगा, कैसे, देखो जो भी तुम्हारा इंसेंटिव फीस कैसे वर्क करता है, इंसेंटिव फीस वर्क ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। जैसे
सेल्स डिपार्टमेंट में ये तुमने देखा होगा या फिर अपने टीम में भी देखा होगा कि भाई अगर तुमने क्वालिटी मेंटेन करी देन कंपनी विल ऑफर यू 10% डिस्काउंट्स, 20% सॉरी बोनस, 30% बोनस, राइट। अगर तुमने एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दिया थ्रू आउट द ड्यूरेशन देन विल ऑफर यू 1 लाख बोनस एज वेल। ये होता है ना, और बीच में तुमने वो परफॉर्मेंस मेट नहीं किया तो फिर बोला जाता है कि यार वो नहीं मिलेगा। सिमिलर वे इंसेंटिव फीस का वही लॉजिक है। तुम कमिट करो इन्वेस्टर को कि भाई मिनिमम 10% में देने के लिए रेडी हो। अगर तुमने 10% एवरी क्वार्टर अगर मेट कर दिया तो वो हर्डल, तुमने हर्डल मेट कर दिया, है ना। हर्डल किसको कहते हैं कि भाई एक लेवल बना रहा हूं मैं, 100 रुपए दिया था, उसके 110 बना के दिया तो ही मैं तुम्हें ये अपना बोनस दूंगा। 110 का 120 बनाया तो ही मैं तुम्हें इंसेंटिव जो भी है बोनस देने के लिए रेडी हूँ। 120 का 140 बनाया तो ही मैं देने के लिए रेडी हूँ। उसी को जो तुमने पेड पोर्शन है उसी को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट। वर्ड देखो कहाँ से कहाँ आते हैं, ऐसे ऐसे वर्ड्स बनाए गए हैं इंडस्ट्री में। एक बेसिक है ये क्रिस्टलाइजेशन का थोड़ा, हाँ एग्जाम्पल के थ्रू और इजी जाएगा। थियोरेटिकली मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो, ताकि आपको याद रहे जब हम एक एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करें। तो क्रिस्टलाइजेशन मतलब एक लेवल, जैसे कि मैंने अभी कहा कि 10 रुपये मैं दे रहा हूँ, 100 रुपये दे रहा हूँ, 100 के 110 बनाएंगे, ये तो कमिटेड है। सच में बन जाते हैं तो लेवल रिच हुआ, क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट जो भी था डिफाइंड वो रिच्ड हुआ। 110 मतलब क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट रिच्ड हुआ। 110 से अगर 120 बनाते हो तो दूसरा क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट रिच्ड हुआ, तीसरा हुआ। तो ये से लेवल से लेट्स सी क्या होता है आगे आगे। एडमिन फीस 1%, 0.5% या फिर ट्रांजैक्शन बेस या फिर फिक्स्ड भी होता है। कहीं जगह पर एक कैप दिया जाता है, जैसे 1 मिलियन, 2 मिलियन, $3 मिलियन, राइट। उसमें से ही एडमिन फीस हम कैलकुलेट करते हैं। ये जो फीस होता है ना कैप को हम 360 डेज के हिसाब से डिवाइड करके दैट वी कैलकुलेट एंड रिकॉर्ड दैट इन द बुक्स ऑफ फंड। अभी ये 2 तरीके का होता है, ये प्रीपेड भी होता है या फिर नॉर्मल अक्रू करो, अक्रूअल बेस भी होता है। साल का तो इतना लिमिट दिया गया है हमें, ये होता है सिस्टम ही होता है $1 लाख, $2 लाख, $3 लाख फॉर डिफरेंट फंड्स। अगर मुझे कैप दिया गया है तो मेरा काम क्या है कि भाई उसको 360 डेज के हिसाब से, ये तो सिस्टम खुद कर देता है, सिस्टम पर डे का अक्रू भी कर देता है और टोटल अक्रू कितना है वो भी कर देता है। मुझे क्या करना है कि उसकी सिर्फ अकाउंटिंग एंट्री पोस्ट करना है। हाँ, लेकिन ये इंश्योर भी करना है कि सिस्टम ने अच्छे से कैलकुलेट किया है कि नहीं किया। बाकी मुझे कुछ नहीं करना है। जैसे मैं काम करता था सिस्टम में, तो अभी भी करता हूँ मैं, तो वहाँ पर ही पूरा कैलकुलेटेड होता है। हर एक फंड के लिए फ़ीस है 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन एडमिन फीस। सिस्टम में ये रूल बिठाया हुआ है ऐसे, एक्चुअल डिवाइडेड बाय 360। इसी के हिसाब से वो सिस्टम डेटा पुल करता है। आज तक यानी कि इंसेप्शन से लेकर के आज तक जितने भी डेज हुए हैं उसके हिसाब से वो कैलकुलेट करता है। यानी कि जो 1 अप्रैल या फिर जनवरी जो भी तुम्हारा ईयर बिगिनिंग डेट हो, वो वहाँ से लेकर के एंड डेट, हर फंड की अलग साइकिल हो सकती है। उसमें कोई ऐसे एक ही नहीं कि मतलब मार्च अप्रैल में शुरू हो रहा है और मार्च में एंड हो रहा है। कोई जनवरी का भी दिखेगा तुम्हें। तो जहाँ से इंसेप्शन हो रहा है वहाँ से वो एक्चुअल डेज डिवाइडेड बाय 360 पिक करता है। पर डे का अक्रूड फीस रहेगा, पर डे का अक्रूड फीस और टोटल अक्रूड फीस टिल डेट ये भी दिखता है। तो वो फीस की अकाउंटिंग करना है तुम्हें। लेकिन अकाउंटिंग करते समय अभी ये 1% वगैरह ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। द रीज़न इज़ कि ये जो मैनेजमेंट फ़ीस जाती है उसका 1% है या फिर मैनेजमेंट फ़ीस का ही डायरेक्टली स्प्लिट है, ये तो भाई फंड मैनेजर एंड एडमिन के बीच का गेम है, क्या करना है उस फीस का। एज अकाउंटेंट तुम्हें क्या दिया जाएगा, तुम्हें यही कैप लिमिट दिया जा रहा है, वो सिस्टम में है ना। तो लिमिट तुम्हें दिया जा रहा है, वो लिमिट दिखता भी है अपने सिस्टम में। तो तुम्हें करना क्या है कि तुम्हें ये देखो पहले मैनुअली, एक जैसे 360 डिवाइडेड बाय इसको करो, पर डे का इतना आ रहा है। अभी पर डे का इतना आ रहा है तो मुझे पता है अगर हर दिन मैं वही फंड उठा रहा हूँ एनएवी के लिए तो मुझे पता चल गया। तो ये पर डे का है।
अब ये पर डे का मुझे रिकॉर्ड करना है। अभी पर डे का तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि हर रिकॉर्ड करना है, लेकिन मुझे टोटल का रिकॉर्ड करना है। मुझे पर डे का मतलब उतने का ही नहीं करना है। हाँ, हालांकि वो भी ऑप्शनल है। जैसे इसको हम कहते हैं कि जो अकाउंटिंग एंट्री रिवर्सल जो है फंड अकाउंटिंग में, कई लोगों को ये लगता है कि इट इज़ अ मैंडेट, मतलब जो प्रीवियस डे की एंट्री पूरी रिवर्स कर दो एंड देन नई एंट्री पोस्ट कर दो टोटल अमाउंट के साथ। मानो 10 दिन का तुम अकाउंटिंग कर रहे हो, तो वो क्यूमुलेटिव बेसिस पे होता हाँ क्यूमुलेटिव बेसिस पे तुम 10 दिन का रिकॉर्डिंग कर रहे हो। अभी 10 दिन का करोगे तुम, है, उसको रिवर्स करके फिर सिस्टम ही तुम्हें टोटल देगा, ये तुम्हारा अमाउंट हो जाएगा, इतने की तुम्हें रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। बट पॉइंट ये कि जो पहले वाली जो एंट्री होगी मेरी, अभी मानो 11वीं दिन की मैं कर रहा हूँ अकाउंटिंग एंट्री, तो 11वीं दिन में ये तो 10 दिन की, ये तो रिकॉर्ड, ये तो रिवर्स हो जाएगा ना। दूसरा मैं क्रिएट करूंगा अभी जो टोटल के साथ होगा इतने वाला। तुम्हारा क्वेश्चन ये होगा कि क्या ये मैंडेट है करना ऐसे? मैंडेट बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग पे मैं कह रहा हूँ, ये मैंडेट बिल्कुल नहीं है, ये ऑप्शनल है। तुम इंडिपेंडेंट हर दिन की सेपरेट अकाउंटिंग एंट्री करो, वो भी लेजर में जा रहा है, या तुम रिवर्सल करके एक मारो, वो भी लेजर में जा रहा है। लेकिन जब इसका पेमेंट आएगा एट द एंड ऑफ द ईयर और मे बी क्वार्टर पे, तो तब क्या हाल बनेंगे वो हम देखेंगे। अगर तुम एक मानो 360 एंट्रीज लेजर क्रिएट कर रहे हो, मैंने पहले कहा, कल ही कहा था शायद, कि जो भी हम सिस्टम में कुछ भी करते हैं ना उसका लेजर बन जाता है। जो भी बैंक अकाउंट पे आएगा वो स्टेटमेंट बन जाता है। स्टेटमेंट जब ईयर एंड पे आएगा फीस के लिए, इतने अमाउंट का आएगा, वो एक ही रहेगा, है ना, क्योंकि एक ही 1 लाख एक ही बार पे हो रहा है ना। मानो पोस्ट पेड है, जैसे सर्विस पहले दो बाद में पैसा ले लो ईयर एंड पे, तो एक ही स्टेटमेंट आ रहा है। लेकिन उसके अगेंस्ट में तुम्हारे 360 लेजर होंगे। अब बताओ रिकॉन करने में किसको ज्यादा दिक्कत जाएगी? अगर तुम डेली बिना रिवर्सल करे, if you post accounting entries in the books of account so that entries numbers will be around 360, at the end of the year when you received amount from the concerned or fund managers as admin fees, then you will have to reconcile that thoroughly, because you will have to match one statement against 360 ledgers. Now you tell me what makes sense to match that. उसमें तो कितना समय जाएगा तुम्हारा? पहले ढूंढो कि कौन से लेजर्स है, डेज वाइज ढूंढो, सिस्टम तो ऑटो मैच करेगा ही नहीं। तो लॉजिक समझ रहे हैं ना कि क्यों करते हैं। कई बार होता है ना कि करना है तो करना है, तुम्हें ये करना है तो करना है, करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑप्शनल है। वैसे ही रिवर्सल, अक्रूवल रिवर्सल करना ये कोई मैंडेट प्रोविजन नहीं है। हाँ, लेकिन क्यों करते इसकी मैं वजह बता रहा हूँ ये इस पोर्शन में। कई जगह पर हम अक्रूवल रिवर्सल करते हैं, अक्रूवल रिवर्सल के बगैर फंड अकाउंटिंग में काम ही नहीं चलता है। 100 में से 90 बार तो हम अक्रूवल रिवर्सल करते हैं जहां पर हम गलत हो, और 10% जो बचता है उसका हम एडजस्टमेंट करते हैं नेक्स्ट। अगर जो ओल्ड रिकॉर्ड है तो छोड़ दो, अभी क्या करना है ओल्ड में, तो उतना ही पोर्शन हम नए में एडजस्ट कर देंगे या फिर कम कर देंगे। ये होता है रियलिटी में। इसलिए तो जो फंड अकाउंटिंग होगा वो 100% किसी भी फंड का अकाउंटिंग सही नहीं होता है, किसी भी। जब तुम एक्चुअली निकालने जाओ कुछ अलग निकलेगा, जो डेली तुम करते हो वो अलग निकलेगा। तो इसलिए हर एक यूनिट के साथ हम 2-3 दिन का समय भी मांगते हैं। तुम्हें पता होगा जब सब्सक्रिप्शन या फिर रिडम्पशन आता है तो इमीडिएटली हम कंफर्म नहीं करते। क्यों? हम लेते हैं, हालांकि उसका जो रिक्वेस्ट है लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, उसी डेट के हिसाब से ही लेते हैं, लेकिन उसका कॉन्फर्मेशन जो होगा वो 2 दिन बाद जाता है बंदे को कि हाँ यूनिट कंफर्म हुए है, अब एलोकेट होने के लिए समय लगेगा। द रीज़न इज उसके पीछे पूरा वैल्यू वगैरह एडजस्टेड करके इवैल्यूएट करके ही हम उसे देते हैं। देखो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो या हेज फंड या म्यूचुअल फंड या फिर प्राइवेट इक्विटी कंपनी हो, इनकी अकाउंटिंग एंड नॉर्मल कंपनी की अकाउंटिंग में देयर इज़ नो डिफरेंस।
डिफरेंस एक ही है, हेज फंड म्यूचुअल फंड में यूनिट्स कहते हैं एंड वहाँ पे शेयर्स कहते हैं। तुमने शेयर्स की अकाउंटिंग नहीं करी होगी इसलिए तुम्हें लग रहा है कि डिफ़िकल्ट है। जैसे नॉर्मल कंपनीज सीए और ऑडिटिंग फर्म्स को भी पैसा देती है ताकि उनकी अकाउंटिंग करके दे, डेली अकाउंटिंग या फिर क्वार्टरली अकाउंटिंग, ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के दे। उसमें और फंड के इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। नॉर्मली जाओ जेपीएम की बैलेंस शीट निकालो, नॉर्मल जेपीएम है, कोई भी कंपनी, आईटी कंपनी निकालो, वो देखो, उनके फाइनल अकाउंटिंग्स निकालो, कैश फ्लो वगैरह निकालो, वो देखो, एंड एक फंड के निकालो। अगर कुछ भी रत्ती भर भी ऐसा डिफरेंस दिखता है तो मुझे पूछ लो। हाँ, लेकिन एक कैलकुलेशन वगैरह पार्ट है ना, ये सीए करते हैं अपने अपने उधर, जो जिस कंपनी की भी बैलेंस शीट करते तो वही करते हैं वो। लेकिन यहाँ पर 2-4 फीस ऐसे ऐड हो गए, जैसे मैनेजमेंट फीस, ये वर्किंग नोट की तरह है। हम अकाउंटिंग जब प्रिपेयर करते हैं, कॉलेज में करते थे, तो हम एक नीचे बैलेंस शीट के नीचे या फिर पीएनएल के नीचे हम वर्किंग नोट बनाते थे ना, प्रीपेड एक्सपेंसेस के लिए, अक्रूड एक्सपेंसेस के लिए। तुम कॉमर्स से हो या फिर साइंस बैकग्राउंड है? मेरा कॉमर्स। तो हम तो ऐसे ही करते थे, जैसे वर्किंग नोट बनाते थे, अगर कुछ फीस कैलकुलेट करना है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, डेफर्ड टैक्सेस वगैरह, इन सब के लिए हम वर्किंग नोट बनाते हैं ताकि ये ड्यूअल इफेक्ट करने वाले ट्रांजैक्शंस है, एडजस्टेड एंट्रीज कहते हैं हम उसे, तो ताकि सामने वाले को जो भी एग्जामिनर है उसको समझे। तो यही है फंडा, जो हम यहाँ पर कैलकुलेशन इतना कर रहे हैं वो वर्किंग नोट की तरह है, ताकि सबको समझे on the basis of what source that we have calculated fees and recorded in the books of fund. तो ये है। तो तुम्हें ये तो पता चला होगा कि अभी कैप रहता है हर एक फीस का, जितने भी फीस है। हाँ, लेकिन ये मैनेजमेंट फीस का कोई कैप भी नहीं रहता, इंसेंटिव और मैनेजमेंट फीस का, ठीक है, क्योंकि वो फीस ऑन द बेसिस ऑफ एनएवी या फिर ऑन द बेसिस ऑफ कमिटमेंट है। कमिटमेंट यानी कि कैपिटल, उसके बेस है तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि भाई वो कैप रहेगा उतना ही चार्ज होगा, ऐसे नहीं होगा। कमिटमेंट की एक्सपेंस कैप तो यही है ना, मतलब एक्सपेंस कैप जिसको बोलते हैं। यस, कैप मतलब लिमिट, जिस एक कैप लिमिट डिफाइन करी जा रही है एक्सपेंसेस के लिए, वो हुआ तुम्हारा कैप। ये दिख सकता है ऑडिट फीस में, दिख सकता है तुम्हारा, ये कस्टोडियन फीस में भी दिख सकता है, ये ट्रांसफर एजेंसी वगैरह फीस है उसमें दिख सकता है, लीगल फीस का भी कैप होता है तो उसमें दिख सकता है, ठीक है। इन सब में तुम्हें कैप दिख सकता है, टोटल फीस। इसलिए तो डेली फीस हम माइनस 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 करते रहते हैं मेन फीस से, तो उतना रिकॉर्ड होता रहता है, अमोटाइज करो डेली। सेम ट्रीटमेंट होगी जहाँ पर भी कैप दिख रहा है। हाँ, जहाँ पर भी एसेट अंडर मैनेजमेंट कहा गया है वो फीस, तो उसके लिए फिर तुम्हारे पास एनएवी चाहिए तभी होगा। वो तो किसी फंड में जीएवीपी भी होता है ना, गैप के ऊपर, एनएवी नहीं है फिर गैप। क्या क्या कहा आपने? किसी फंड में तो मतलब वो जो कैलकुलेट होता है मैनेजमेंट फीस, वो गैप के ऊपर होता है ना, ग्रॉस एसेट वैल्यू के ऊपर। हाँ होता है ना, ग्रॉस एसेट वैल्यू की, नेट एसेट वैल्यू कब निकलता है तुम्हारा? वो तो एक्सपेंस माइनस नहीं करने नहीं के नहीं, बाद। वो तो नहीं, वो तो अलग टर्म है। जब तुम टोटल, जब एनएवी निकलता है ना, एनएवी जब निकला ना, तो वो तुम्हारा एज इट इज़, जैसे तुम कहते हो नेट है लेकिन वो ग्रॉस ही होता है। क्यों? क्योंकि उसमें से एनएवी अभी ये अपना मैनेजमेंट फीस डेबिट करना बाकी है, ठीक है। हम जो नॉर्मल डेफिनेशन के हिसाब से चले तो नेट एसेट वैल्यू हो जाता है, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटीज। लेकिन मैनेजमेंट फीस कैलकुलेट और डेबिट कब होता है? एनएवी निकलने के बाद होता है। यही तो पंगे है यहाँ पर पूरे। हाँ, पहले ग्रॉस बन, जब नेट निकल रहा है उसी को हम ग्रॉस कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें से अभी भी मैनेजमेंट फीस डेबिट होना बाकी है, अच्छा, वो चीज़ है, ठीक। ठीक है। देन ये टर्म्स तो पूरे समझ में आ रहे हैं ना? हाँ हाँ। सो एडमिन फीस जाता किन को है? सवाल ये होगा तो जैसे सिटको के जैसे इंस्टीट्यूशंस है उनको जाता है। अभी तो ऐसा कुछ रहा नहीं, अभी एनटी, बीएनवाई, जेपी मॉर्गन, इन सब ने भी ये फंड एडमिन एक्टिविटी शुरू कर दी कि भाई पहले दूसरों को देते थे, अब खुद की, उनके खुद की भी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है, लेट्स से एचएसबीसी एंड ऑल, उनका भी खुद का ये यूके बेस्ड एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, तो वो खुद ही करते हैं। अभी किसी और को देने से अच्छा खुद ही करो। अच्छा, इसलिए तो तुम्हारे पास
वो एक्टिविटी आ रही है। देन ये जो इंसेंटिव फीस एंड कैचअप कॉल है ये फंड मैनेजर्स को जाता है। म्यूचुअल फंड में होता है क्या? ये म्यूचुअल फंड में होता नहीं है। कैचअप और इंसेंटिव का पंगा म्यूचुअल फंड में नहीं वो होता तो है। ओनली मैनेजमेंट फी रहता है। हाँ, म्यूचुअल फंड में फिर होता क्या है, ये सवाल ज़रूर आना चाहिए मन में। म्यूचुअल फंड में होता है डायरेक्टर फीस, जो तुम्हें डायरेक्टली डायरेक्टर फीस यू विल रिसीव। राइट। टोटल जैसे वो भी टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट, जितनी भी एसेट अंडर मैनेजमेंट है उसके ऊपर हम डायरेक्टर फीस चार्ज करते हैं। एक पोर्शन होगा 0.01%, 2%, 3%, वो इंसेंटिव फीस की तरह ही है। वो पूरे जो भी फंड मैनेजर्स है उनकी जो टीम है उनके जेब में जाएगा डायरेक्टली पैसा, नहीं तो काम ही क्यों करे, है ना। ये है। देन ये तो मैंने तुम्हें कहा कि इंसेंटिव फीस और कैचअप कॉल, इसका एग्जाम्पल लेना पड़ेगा तभी समझेगा, नहीं तो नहीं समझता है। देन इसका हम एग्जाम्पल लेंगे। मैनेजमेंट फीस दो तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, एक होता है कमिटमेंट बेस और दूसरा होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट बेस। हाँ, ये प्राइवेट इक्विटी में ज़्यादा तौर पर चलेगा। कमिटमेंट बेस्ड प्राइवेट इक्विटी। वो क्यों, अगर कोई पूछता है, ये अभी एक्सपीरियंस लेवल पे सवाल पूछे जाते हैं, भाई ऐसे क्यों, कमिटमेंट बेस क्यों। भाई प्राइवेट इक्विटी का पैसा ही अगर एक इलिक्विड एसेट्स में इन्वेस्ट होने जा रहा है तो मतलब ही क्या उसका कि तुम टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट बेस करो फीस। देखो एनीवेज यहाँ पर कोई नुकसान की बात नहीं है, जितना पैसा मिलना चाहिए ना फंड को, फंड मैनेजर्स को, उतना मिल ही जाता है। क्योंकि इनका अगर तुम कैचअप, अभी IRCTC में जो भी जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट किया था प्राइवेट इक्विटी फंड्स ने 4000% के अराउंड रिटर्न IRCTC ने डिलीवर करे बड़े। अच्छा। अब उस केस में उसका कैचअप कितना जाएगा? देखो कैचअप होता कैसे है वो तुम देखेंगे, वो तुम्हें पता चलेगा कि भाई एक एग्जांपल के साथ कि अरे वाह ये कैचअप ऐसे काम करता है, हाँ ऐसे काम करता है, बहुत तगड़ी अमाउंट जाती है तो तुम सोच भी नहीं सकते। इसलिए प्राइवेट इक्विटी के रिटर्न बहुत ज़्यादा होते हैं हेज फंड से भी। देन इंसेंटिव फीस, यहाँ पर हम इंसेंटिव फीस और कैचअप कॉल, जैसे PA में कैचअप कॉल कहते हैं, HF में उसे इंसेंटिव फीस कहते हैं। ये 20% है, वो स्टैंडर्ड है, बट ये 99% केसेस में ये स्टैंडर्ड कोई अब चार्ज करता ही नहीं है, तो या कम होगा या फिर ज़्यादा होगा। इसलिए जब मैं कभी पढ़ाता हूँ तो बंदे उसी को पकड़ के जाते और कहते हैं कि सर ये तो 20% की दिखता ही नहीं है। हाँ ये स्टैंडर्ड है, अभी तुम्हें ये चार्ज करना है करो, नहीं तो कुछ और करो, उसमें क्या है अभी, ये तो रेगुलेशन तो नहीं है ना कहीं पे यही हो। अभी ये जैसे म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशो कहते हैं उसे ही, जो मैनेजमेंट फीस, इंसेंटिव फीस, एडमिन फीस और ये अपना डायरेक्टर फीस, इन सबको मिला के 2%, 3% डिपेंड ऑन दी दैट पर्टिकुलर फंड साइज एंड एज वेल एज द रिस्क, तो चार्ज कर देते हैं इन्वेस्टर्स उतना ही। अभी अगर मैंने मानो 1000 इन्वेस्ट कर दिया और उसकी वैल्यू 2000 बन गई निकलते समय, या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो पर ईयर मुझे 2% लगेगा, वो डेबिट होगा, जाएगा निकल के मेरे जेब से, ख़त्म। फिर उसमें यहाँ पर इसलिए तो ये टर्म्स जब प्राइवेट इक्विटी और इन सबको डिफर करते हैं ना, तो यही डिफरेंस दिखता है। यहाँ पे तो 1-2 फीस चार्ज करते और ख़त्म कर देते हैं, और बाकी तो ऐसे अलग अलग फीस, उनके अलग अलग कैलकुलेशंस समझ में ही नहीं आता है। जो बंदे स्मार्ट होते हैं ना, एडमिन फीस, इंसेंटिव फीस, मैनेजमेंट फीस, इन सब कैलकुलेशंस के लिए एक्सेल में फॉर्मूले लगवा के कर देते, बस अमाउंट डाल दो, तुम्हें जितनी फीस कैलकुलेट करनी उतनी निकल जाएगी। एंड दूसरी बात ये भी है कि भाई समय भी तो उतना मिलना चाहिए ना तुम्हें, कि वो सब करने के लिए, अपना दिमाग चलाने के लिए, है ना। जाने के बाद पूरी बिजी लाइफ हो जाती है तो उतना समय नहीं मिलता है, तो फिर पूरी चीज़ें मैनुअली कैलकुलेट करो तो डेली फिर कितना समय कंज्यूम होगा, हर दिन वही करना है। मैं तो वैसे ही कर देता कि अगर मुझे कैप मिला है, लिमिट मिला है हर फंड का, एक एक्सेल सीट में बनवा देता हूँ सीधा, कि डायरेक्टली डाल दो अमाउंट, कितनी अमाउंट है इतनी थी, एक्चुअल डेज 360 डेज, डेट चेंज कर दो, या फिर एक्चुअल डेट जो भी है टिल डेट ले लो, या फिर मैक्रो वैसा बना दो, जैसे ओपन करोगे तो वो जिस डेट तक का चाहिए उतना ही ले रहा है, ख़त्म। टोटल अमाउंट देगा, उसकी अकाउंटिंग एंट्री भी प्रिपेयर होगी, पोस्ट कर दो बस जाके, ये है।
तो अपने अपने ये काइजन भी सबमिट कर सकते हो। अगर तुम्हें लग रहा है कि ऐसा कुछ मैनुअल दिख रहा है तो उसको फिर खुद बना दो, बैक टेस्ट कर दो, हो रहा है तो फिर बोल दो कि हाँ ये काम कर रहा है, प्रमोशन ले लो और क्या। ये एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को एक्चुअली मैनेजमेंट फीस जाता है। ये कौन से कंपनीज है, जैसे अभी इंडिया में कोटक एसेट मैनेजमेंट है, ICICI एसेट मैनेजमेंट है, SBI है, बहुत सारे हैं, राइट, IIFL भी है। तो एंड वही अगर फंड मैनेजर्स की बात करें तो जैसे ब्लैक रॉक है, कोटक फंड मैनेजर्स भी है, कई सारे अभी एपेक्स एसेट मैनेजमेंट, एपेक्स ये स्टार्टिंग में आप एंटी सीट को एपेक्स फंड कंपनी ये है अपना फंड एडमिन है। अभी उनके वो ज़्यादा तौर पर अपने फंड एडमिन एंड रिपोर्टिंग के सर्विसेज ही देता है अक्रॉस ग्लोब। तो उनका कोई खुद का फंड अभी तक मैंने नहीं देखा है। हाँ, उनके नाम पे कोई फंड, जैसे अपेक्स नाम से फंड निकलते रहेंगे, क्योंकि अपेक्स ऐसे कोई मतलब किसी का ये कॉपीराइट नहीं है कि उसके नाम से फंड नहीं निकालोगे, लेकिन उनका फंड मैंने नहीं देखा है, उनका खुद का फंड नहीं देखा है। अच्छा, तो वो दूसरों के फंड्स मैनेज करके देते हैं जितने भी फंड्स अभी तक है। हाँ, लेकिन तो अगर अभी HSBC रिसेंटली में भी कुछ वैसा ही है, हम लोग भी तो वही करते हैं, दूसरे का फंड भी मैनेज करते हैं। HSBC में भी तो वैसा ही है। लेकिन HSBC के खुद के भी फंड्स है ना। हाँ, खुद के भी है, लेकिन वो तो हम लोग मैनेज नहीं करते, मेरा टीम एटलीस्ट नहीं करता। वही तो कह रहा हूँ मैं, क्योंकि एसेट मैनेजमेंट, जैसे HSBC एसेट मैनेजमेंट कंपनी है ना, तो उसके एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अंदर 200-400 फंड्स आराम से दिख जाते तुम्हें अलग अलग। तो वो फंड मैनेज करने के लिए हम हैं, तो उसको कहते हैं हम कि इन हाउस फंड्स है वो। इन हाउस मतलब खुद के फंड्स है, घर का है भी वो मामला, हम करते रहेंगे। ऐसे भी एपेक्स के केस में घर के ज़्यादा फंड्स दिखते नहीं है, और है तो भी मुझे नहीं पता। तो उनके पूरे एक्सटर्नल फंड्स है, यानी कि दूसरे क्लाइंट के फंड्स है। जैसे मानो मैं फंड मैनेजर हूँ, मैंने तुम्हें बिजनेस दिया है, तो वैसा सीन है। तो ब्लैक रॉक का भी खुद का बिजनेस है, पिमको ये खुद का बिजनेस है उनका। जैसे जितने भी बैंक्स है उसके अगर एसेट मैनेजमेंट डोमेन है, अभी जो ये कहो कि जैसे स्टेट स्ट्रीट है, स्टेट स्ट्रीट एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी है, उनके कई सारे फंड्स हैं, और उनका बिजनेस कौन मैनेज करके दे रहा है? ये HCL मैनेज करके दे रहा है, सिंट्रल मैनेज करके दे रहा है। तो वैसा समझो, ऑफिशियली एक BPO KPO के तौर पर आए हैं, लेकिन करते तो वही है, वो अकाउंटिंग का काम। स्ट्रक्चर बहुत वियर्ड है, लेकिन पैसा मिलता है एडमिन फीस के लिए। इसलिए यहाँ पर अगर देखोगे ना, एपेक्स इंस्टीट्यूशंस वगैरह, अगर कोई भी ये क्यों कहता है कि भाई लॉन्ग टर्म का यहाँ पर सोच नहीं सकते, सीख लो और निकल जाओ, क्यों कहते हैं? ये लॉजिक क्या होगा इसके पीछे? क्योंकि इनका खुद का बिजनेस नहीं है, तो ये हमेशा पैसों की मारामारी यहाँ पर रहेगी। देने के लिए पैकेज दे देते ना वन टाइम, चलो 40% ले लो, 70% ले लो, लेकिन कम लोगों के साथ काम करवाने की कोशिश करेंगे ये हमेशा। मतलब 4 लोगों का काम तुमसे अकेले से करवाएंगे। अभी तुम्हारा जो पैसा है अगर वो 4 लोगों को दे देते हैं तो 4 लोग तो आ जाते ना। तो एनीवेज उनका कॉस्ट इंक्रीज हुआ, तुम्हें अगर 15 लाख 20 लाख दिया तो। अभी एनालिस्ट बंदे को 15 लाख का फिक्स देते हो, अगर 8-9 साल का एक्सपीरियंस कैरी कर रहा है तो। देखो 10-15 साल का कर रहा है, उसका अगर प्रीवियस पैकेज तगड़ा है तो उसका 15, 16, 17, 18 के बीच देते हैं। VP AVP को 20 प्लस तो आराम से उठाता है। तो इतना पैसा अगर देते हैं तो कुछ ना कुछ लॉजिक होगा ना उसके पीछे। तो इसलिए तो वर्कलोड जब हाई बन जाता है, पैसा कितना भी आए 4 महीने में नशा उतर जाता है। ऐसा लगता है कि अब पैसा नहीं चाहिए, अब मैं चलो ठीक है आधे पैसे में भी काम करने के लिए रेडी, थोड़ी सी शांति मिले। ऐसा मत बोलिए, मेरा भी स्टार्ट ही नहीं हुआ है। नहीं ये नहीं डरा नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो तुम्हारा जो सवाल था ना कि एपेक्स, ये एपेक्स के साथ ही नहीं है, ये सिटको के साथ भी है, ये SNC ग्लोबल के साथ भी है, ये NT के साथ भी है। जो NT का थोड़ा सा तुम्हें कम दिखेगा क्योंकि बैंक भी है ना, तो खुद के ही प्रोडक्ट्स है। BNY के साथ भी थोड़ा सा है, हर जगह पर है ये चीज़, लेकिन कम दिखेगा। क्यों? एसेट मैनेजमेंट जो ऐसा डोमेन है ना जहाँ पर पैसा ज़्यादा और काम भी ज़्यादा क्यों, ये ज़रा समझो। ये तो उसी के साथ की बात नहीं हो रही है। हाँ, लेकिन ये भी इस पर भी निर्भर करता है। अभी अगर तुम्हारा मानो ट्रेड प्रोसेसिंग का लाइन मिला तुम्हें, तो भाई 4 घंटे में काम होता है, 6 घंटे तो ऐसे बंदे, मेरी टीम से कहीं मुझे सब पता रहता है किस टीम में क्या चल रहा है। ऐसे एक्टिंग करते हैं ना कि सर बहुत ज़्यादा काम है। हाँ भी है तो अभी मुझे क्या करना है, मेरे पास दूसरा भी तो काम नहीं एलोकेट करने के लिए, एंजॉय इट। 4 घंटे में बुकिंग कर देते, ख़त्म बात। 4 घंटे में सेटलमेंट कर देते, उसके दिन भर चिल। इन्वेस्टर एलोकेशन है, इन्वेस्टर एलोकेशन जैसे वीकली, ये अगर मंथली वगैरह है तो थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर होगा, चिल।
हाँ, लेकिन जहाँ पर एंड टू एंड है ना, वहाँ पर ये चीज़ें ज़्यादा प्रेशर तुम्हें फील होगा एंड टू एंड पे, समझ में? एंड टू एंड पे ज़्यादा प्रेशर फील होगा, अदरवाइज प्रेशर फील कहीं नहीं होगा। अगर सेपरेट एक्टिविटी ट्रेड है, प्रोसेसिंग, इन्वेस्टर एलोकेशन सब कुछ करना है। कर चुके क्या? नहीं मतलब एंड टू एंड मतलब वो ट्रेड प्रोसेसिंग भी करना होगा प्लस इन्वेस्टर सब सब एलोकेशन। सब सब चीज़ें करना होगा, एंड टू एंड में सब चीज़ें करना होगा। एंड अगर एक्टिविटीज़ अगर स्टैंडर्डाइज वे में अगर डिवाइडेड है तो फिर तुम खुद बोलोगे यार एपेक्स तो बहुत अच्छी है, मैं तो 10-15 साल तक निकालूंगा। ऐसे भी बंदे ही मेरे कुछ वीएनटी में भी कुछ लोग जो इन्वेस्टर एलोकेशन में गए तो उनके मैसेजेस आते हैं कि सर यहाँ पे तो ऐसे लग रहा है कि बस स्वर्ग मिला है अभी, लेकिन छोड़ने का भी मन कर रहा है क्योंकि इतना चिल रहा तो सीख ही नहीं पाऊंगा कुछ। ये देखो दोनों तरह से बजाते हैं लोग, पहले चिल के पीछे भागते हैं, चिल मिला तो ज़्यादा ही चिल हो गया। हाँ अभी कल 2 लड़कियां थी तो उसके मुझे कॉल है कि सर यहाँ पे तो 2-2.5 घंटे में काम सलट जाता है, उसके बाद कुछ नहीं, एक दो मेल बीच बीच में आते वो देखो और चिल करते रहो। मैंने बोला फिर अच्छा है ना, करो ना। तो बोलते कि नहीं सर और ज़्यादा काम चाहिए तो मेरे पास आ जाओ। ये भी दिक्कत है, तो डरने की ज़रूरत नहीं। देखो डरते लोग, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ कि लोड क्यों ज़्यादा होता है यार, करना तो तुम्हें वही काम है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट भी उनके क्लियर नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू में झूठ बोल के इंटरव्यू दिया हुआ है। 80% फंड अकाउंटेंट्स दे आर नॉट फ्रॉम अकाउंटिंग बैकग्राउंड बट स्टिल दे हैव क्रैक द इंटरव्यू। मेरा रेशो में बताता हूँ, ये हाईली कॉन्फिडेंशियल है। कई सारे मेरे पास बंदे आते हैं जो अकाउंटिंग से नहीं है, उनका ध्यान सीखने पे भी नहीं होता है। हाँ मुझे सर थोड़ा बहुत बता दो सर, पैसा ले लो कोई दिक्कत नहीं है। भी देखो मैं पैसों के लिए तो नहीं बैठा हूँ, मैं चाहता हूँ कि कंटेंट लेके जाओ। वो नहीं करते वो, थोड़ा सा सीख लो रट लो, इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा। ये हम जो बताएंगे तो उसके भरोसे तो इंटरव्यू कोई भी क्रैक कर लेगा, फिर ख़त्म बात। उधर जाता है फिर 1 साल में ही बोलता है कि सर मैं यू टर्न मार, क्यों? क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अभी कैसे आएगा, जब समझा रहा था तो समझ नहीं रहा था। तो ये दिक्कतें हैं, इसलिए डरना नहीं है वहाँ पे। डर के अब अगर आप डरोगे तो फिर ये क्यों बोलते लोग, मैंने तुम्हें रिसर्च भी बताया, क्योंकि उनका ज्ञान जो है ना वो उतना परफेक्ट नहीं होता है। तो बेसिक टर्म्स एंड वहाँ पे जब जाते हो ना तो इंटरव्यू में जो तुमने डेंगे हाके होते हैं कि भाई मुझे ये पता है वो पता है, तो उसके हिसाब से वो वीपी भी लेता है तुम्हें, बोलता है कि तुमने ही तो कहा था तुम्हें सब आता है तो करो, अब थोड़ी सी ट्रेनिंग मिल जाएगी। ये दिक्कत होती है। तो इसलिए जब भी मैं भी खुद इंटरव्यू देता हूँ तो मैं इंश्योर करता हूँ ये चीज़ कि भाई देख मुझे क्या आता है क्या नहीं आता है, तेरा सिस्टम मुझे नहीं पता लेकिन मुझे प्रोडक्ट पता है पूरा क्या है। तो भी बोलते ठीक है फिर, और ये रिकॉर्डेड होता है ना, तो बोलता हूँ कि रिकॉर्डेड है, ये बाद में नहीं आना चाहिए कि मेरे पास तुझे तो ये सब पता है, तेरा सिस्टम मुझे कैसे पता। मैंने हर जगह पर जब भी इंटरव्यू दिया तो मैं यही कहता हूँ स्ट्रांगली कि अपना जो भी पॉइंट है वो रख लो, ताकि जब तुम्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो तुम मुझसे कह दो कि भाई मुझे ट्रेनिंग की ज़रूरत है, मैंने इंटरव्यू में कहा था, ये ऑन रिकॉर्ड है, मुझे चाहिए। ओजीटी 3 महीने का होता है, 3 महीने की ट्रेनिंग तो चाहिए ही चाहिए। बहुत सारे बंदे डर के मारे नहीं कर पाते, तो फिर उनके प्रेशर में आते हैं कि भाई अभी क्या करें, ताकि उन्होंने क्या किया होता है इंटरव्यू ये मुझे पता है। ये है तो चलो एनीवेज। फिर कस्टोडियन फीस है, ये तो सबके लिए होता है, चाहे एचएफ हो, म्यूचुअल फंड हो, हेज फंड हो। ये कस्टोडियन फीस चार्ज कैसे होता है भाई, इसका कोई स्टैंडर्ड रेट है नहीं है टू बी ऑनेस्ट। जैसे तुम नेगोशिएट करोगे उतना तुम चार्ज कर सकते हो, जैसे 0.2%, 3%, 4%, या फिर ट्रांजैक्शन बेस भी हो सकता है, या फिर ईयरली चार्जेस भी हो सकते हैं। तो ये तो तुम्हारी और कस्टोडियन के बीच का गेम है। सेम गोज टू द एजेंट बैंक एज वेल, जो कैश तुम्हारा पूरा मैनेज करके देता है ना। क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे तुम्हें मैनेजमेंट फीस पे करनी है तो तुम्हारे पास इंस्ट्रक्शंस आते हैं तो इसका मतलब तुम एक्चुअली रिसीव नहीं करते हो सिस्टम में, अकाउंटिंग सिस्टम में। ये लॉजिक समझो, हम सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं। किसके साथ रिकॉर्ड मैच करते हैं? बैंक स्टेटमेंट एंड अपना डीमैट स्टेटमेंट या फिर ट्रेडिंग स्टेटमेंट के साथ, खत्म। फिर इन्हीं 3 अकाउंट के बीच तुम्हारी अकाउंटिंग है। तो कैश वगैरह प्रोसेस कौन करता होगा? फिर जिसने भी तुम्हें बैंक अकाउंट की फैसिलिटी दी है वो टीम प्रोसेस करती है कैश, जिसको हम कहते हैं कैश मैनेजमेंट। अभी स्टेट के पास ये बिजनेस है, बीएनवाई के पास है, जैसे फंड मैनेजर को पूरा कैश मैनेज करने में हेल्प करते हैं। ये अपना मैनेज इन द सेंस, जैसे ही अभी मानो एडमिन फीस पे करना है तो हमारे सिस्टम से इंस्ट्रक्शंस आते हैं ना उनको कि एडमिन फीस 1% है, इतनी अमाउंट है पे कर दो, लीगल फीस इतनी है पे कर दो।
इतना पैसा इस कंपनी से आ रहा है, ले लो, मैच कर दो और हमें बताओ। यही होता है ना काम। या फिर इतना रिडम्शन आया, इतना रिडीम कर दो, इतना रिडीम। हम रिडम्शन बुक करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम रिडम्शन पे करते हैं। ये भी समझो लॉजिक। जैसे ट्रांसफर एजेंसी का काम हुआ, वो बुक नहीं, जैसे देखो सेकेंडरी मार्केट में जैसे काम होता है ना, पहले आईपीओ के थ्रू जैसे यूनिट इशूड हो जाते हैं, बाद में इन्वेस्टर कुछ भी करे उसके साथ फंड के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं होगा। बाइसेल वाइसेल चलता रहे मार्केट में। जैसे तुमने विप्रो के शेयर्स ले लिए सेकेंडरी मार्केट से, विप्रो को कुछ फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता है ना विप्रो को, क्योंकि ये बाइसेल तो कोई और कर रहा है ना, इन्वेस्टर अपने आप में कर रहा है, राइट। तो यही टीएनए में होता है, ट्रांजैक्शन जो ट्रांसफर एजेंसी का वर्क है ना, वो सेम चीज़ वहीं पे होता है। बाइसेल 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 करो, होता रहता है वो तो पूरा। लेकिन जब बाइसेल एक्चुअली में कंफर्म होता है, जैसे मानो रिडम्शन आया, उसके अगेंस्ट में कोई सब्सक्रिप्शन नहीं मिल रहा है, तो ही वो फंड के बुक में जाएगा इवेंचुअली। अदरवाइज फंड के बुक में ले जाने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें। बट अगर पूरी चीज़ें देखोगे कि भाई चलो मानो कि रिडम्शन एक्चुअली में बुक हुआ, सब्सक्रिप्शन एक्चुअली में बुक हुआ, तो क्या तुम्हें उसका पैसा आना चाहिए, फिर जाना चाहिए। तो वो जाने आने का काम कौन करता है पैसा एक्चुअली में? क्योंकि जो ट्रांजैक्शन ये अपना ट्रांसफर एजेंसी टीम है, वो भी तो अकाउंटिंग ही कर रहा है सिस्टम पे, कुछ और नहीं कर रहा है। अकाउंटिंग करता है, नोटिफिकेशन भेज देता है फंड मैनेजर को, फंड मैनेजर रेक्टिफाई करता है, ठीक है इतना बुक हुआ, आगे चला जाता है पैसा रिलीज करने में। पैसा निकल जाता है, पैसा निकल गया मतलब कैश बुक अफेक्ट हुआ, तो फिर फंड अकाउंटिंग टीम बीच में आई, तो तुम देखते हो कि भाई कैश क्यों अफेक्ट हुआ। ओके, मतलब शेयर्स बाय हुए, शेयर सेल हुए, इसलिए हुआ। शेयर्स का मतलब यूनिट होता है, लेकिन यूनिट को ही मेंशन नहीं करता रिपोर्ट पे, ये हमेशा बात याद रहे, ताकि तुम उस नॉर्मल लिखा होता है कि शेयर बाय शेयर सेल, ऐसे कैपिटल चेंज एक्टिविटी होता है, वो कैपिटल चेंज स्टेटमेंट कहते हैं हम उसे। तो उसमें पूरी यूनिट्स की डिटेल्स होती है, प्रीवियस कितने थे, अभी कितने न्यू कितने बुक हुए, उसका पैसा गया या नहीं गया, ओनली बुक हुए या फिर एक्चुअली में पैसा भी आया, पूरी चीज़ें देखना ज़रूरी होता है स्टेटमेंट पे, है ना। तो ये पूरा, लेकिन अभी वहीं पे आते हैं कि भाई कैश कैसे प्रोसेस होता है, वो तो एजेंट बैंक करके देता है, तो उसी के लिए एजेंट बैंक अपनी फीस चार्ज करता है, जिसको हम कहते हैं एजेंट फीस, ट्रांसफर फीस और मे बी असाइनमेंट फीस या फिर टीकिंग फीस। ये से फीस अलग अलग नाम के साथ है, तो फीस चार्ज करते हैं। इसका कुछ रेशो है, कुछ रेशो नहीं है, पर ट्रांजैक्शन जो भी होगा चार्ज करेंगे, या फिर एक एनुअल मेंटेनेंस फीस के तौर पर वो भी फीस चार्ज हो सकता है, या फिर कुछ एक एग्रीमेंट के हिसाब से कुछ और भी फीस तुम दे सकते हो। ज़्यादातर पर बैंक प्रेफर करते कि जितने ज़्यादा ट्रांजैक्शंस उतने ज़्यादा पैसा चार्ज करो, वैल्यू वाइज चार्ज करो, ताकि उनका वही इनकम है। जैसे अपन अपने पास भी सैलरी अकाउंट है, बैंक तुम्हें पैसे कैसे चार्ज करता है? तुम एटीएम से पैसे निकालो, तुम्हें चार्ज करता है ना। तुम ऑनलाइन शॉपिंग करो, चार्ज करता है बैंक। तुम कुछ भी करो, बैंक चार्ज करता है। अमाउंट काफ़ी छोटी होती है, क्योंकि हमारा टर्नओवर ही छोटा है। अगर कोई 1000 करोड़ अगर प्रोसेस कर रहा है, मानो 5 करोड़ की फीस पे कर रहा है, तो उस केस में देखो फिर कम से कम 1-2 लाख के आसपास का तो फीस आराम से चार्ज होगा उसके ऊपर, 2-3 लाख का एक सिंगल ट्रांजैक्शन में। ऐसे अगर 10 बार होता है दिन में, तो 10-12 लाख इनकम बैक छाप के निकल जाएगा। जैसे ब्रोकर फीस की तरह, ब्रोकर 2 तरह से चार्ज करते हैं फीस। अगर प्राइम ब्रोकर है तो वो फिर एनुअली भी तुम कर सकते हो साइन, जो भी है फिक्स्ड पोर्शन, या फिर ट्रांजैक्शन बेस। तुम देखो अपना क्या है कि ट्रांजैक्शन की वैल्यू उतनी, उसमें से एक थोड़ा सा परसेंट। जैसे अभी प्रॉपर्टी डील में होता है, जैसे अगर 50 लाख का प्रॉपर्टी है तो हम 2% चार्ज करेंगे, 3% करेंगे। वैसे ही सेम तरीके से अपने बैंकिंग बिजनेस में भी सेम लॉजिक काम करता है, उसमें कोई अलग सा चेंज है नहीं। लेकिन ये पूरी चीज़ें, फीस क्या होगा, कैसे क्या होगा, पूरी चीज़ें इट शुड बी डिफाइंड समवेयर। तो इसलिए म्यूचुअल फंड के ऐड में भी हम कहते हैं, बिफोर इन्वेस्टिंग प्लीज़ रीड स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली, बिकॉज म्यूचुअल फंड इज और फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। क्यों कहते हैं? यही वजह है। बाद में हिडन चार्जेस पता न चले, ये भी है वो भी है, रिटर्न कम हो जाएंगे, है ना। तो ये है। तो ट्रांसफ़र एजेंसी फीस और ट्रांसफ़र एजेंट्स वगैरह ऐसे कौन होते हैं, या एजेंट बैंक्स कौन होते हैं, जैसे एमएस है, जेपीएम है, आईसीआईसीआई। कस्टोडियन भी वही है, सीटी, बीएनवाई, स्टेट, यही सारे हैं। जैसे इंडिया में आईसीआईसी भी है,
IIFL सिक्योरिटीज़ भी है, वो भी कस्टोडियल का बिजनेस देखता है, कई सारे हैं। स्टॉक एक्सचेंज जैसे NYSE है, NSE है, BSE है, कई सारे हैं, तो वो अपना फिर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भी लगवाते हैं। लीगल फीस भी है, ऑडिट फीस भी है। ये पूरे लीगल फीस और ये सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन बेस्ड फीस है, इसका कोई फिक्स पोर्शन है नहीं है। ऑडिट फीस, लीगल फीस, ये क्या आप ज़रूर तुम्हें दिखेगा सिस्टम में, या फिर टोटल एक रहेगा अमाउंट, इतनी ही चार्ज करनी है थ्रू आउट द ईयर, तो वो तुम्हें चार्ज करना पड़ेगा। ये KPMG वगैरह है जो ऑडिटिंग फैसिलिटी देते हैं। तो ये पूरा फीस का मसला है, अलग अलग फंड वाइज काम करता है। इसके अलावा भी सर और कुछ एक्सपेंडिचर्स होते हैं। म्यूचुअल फंड में हम एक कहते हैं कि एंट्री लोड या फिर एग्जिट लोड कहते हैं। वो किस पे होता है? टोटल AUM के ऊपर हो सकता है कि अप टू 1% चार्ज करे। अब ये होता क्या है वो ज़रा समझो। हर एक फंड ना मिनिमम ड्यूरेशन सेट करता है, चाहे ओपन एंडेड हो या क्लोज एंडेड हो। अगर आज तुमने एंट्री मारी एंड विद इन 1 ईयर में अगर तुमने एग्जिट ले लिया, तो तुम्हारी जो भी टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट होगी या फिर थी, उसके ऊपर 1% चार्ज किया जाएगा। राइट। तो ये एंट्री के लिए भी टोटल एसेट जब आ रही है, कमिटमेंट आ रहा है, उसके ऊपर होता है। लेकिन जब जाओगे तो जो मैंने अभी लॉजिक बताया था, वो जाओगे तो होता है, जैसे 1 साल का लिमिट है, तो जाना कब है वो तय रहता है। ठीक है, जाना कब तय है, जैसे मानो 10 साल बाद जाना है, लेकिन उसके पहले ही तुम निकल रहे हो, तो फिर उसके लिए टोटल एसेट वही अगेन AUM के ऊपर ही चार्ज होगा। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि ये जब एंट्री मारोगे, जो तुम्हारा कमिटमेंट होगा, कमिटमेंट के ऊपर तुम जो भी फीस है वो दे सकते हो। लेकिन यहाँ पर काफ़ी कम फंड्स चार्ज करते हैं, क्योंकि अगर बिगिनिंग में ही तुम फीस चार्ज करोगे, हाँ थोड़ी बहुत फीस चार्ज होगी, ऐसे नहीं कि नहीं, चाहे म्यूचुअल फंड हो, हेज फंड हो, कुछ भी हो, या फिर बाकी के टीम्स हमें सैलरी कैसे मिलेगा अगर फीस ही नहीं लेते हो, तो वो दिक्कत है। तो यहाँ पर भी फीस हर कोई फंड लेता है, लेकिन निकलते समय टोटल ये उनके ऊपर होता है, अपार्ट फ्रॉम बाकी के सब चार्जेस छोड़ के। अब तुम्हें पता चल रहा होगा कि यार कितने सारे चार्जेस हैं। हाँ, इतने सारे हैं। अगर तुम 15 लाख का पैकेज एक्सपेक्ट करते हो, तो ज़रा सोचो कि रिटर्न इन्वेस्टर कितना एक्सपेक्ट करता होगा। उतना सब निकल, क्योंकि तुम्हारा जितना सैलरी ज़्यादा है, उतना इन्वेस्टर के जो भी एक्सपेंसेस पे बढ़ जाएंगे, तो उसका अल्फा कम होगा इवेंचुअली। ये होगा एंट्री गेट। अभी वही हेज फंड में क्या कहा जाता है? एंट्री गेट कहा जाता है। अच्छा। देखो, टर्म एंट्री एग्जिट, अपना एंट्री लोड कहा गया म्यूचुअल फंड में, उसी को ट्रांसफॉर्म कर दिया गया, कहा गया कि भाई एंट्री गेट है। तो उसमें अगर तुम कमिटमेंट देते हो, तो उसमें हम 1-2.5% वगैरह 1-आधा% चार्ज करेंगे, ताकि ये सब पैसा आ रहा है, बैंक चार्ज करेगा, ये सब होके जो पैसा हमारे जेब में आएगा, तो ये प्रोसेस तो पैसा लेगी ना। हाँ। इसलिए तो एक नॉमिनल अमाउंट चार्ज करी जाएगी, वो भी टोटल कमिटमेंट जो आ रहा है उसके ऊपर। दूसरा है एग्जिट गेट। एग्जिट गेट का मतलब है वही 1 साल तक निकलना नहीं चाहिए। अभी अगर देखो, अभी चाइना की सिचुएशन ऐसी बनी है कि अगर चाइना ताइवान वार हो जाता है, शुरू हो जाता है, तो मार्केट ने अभी इंडिकेशन देना शुरू कर दिया, अगर इन्वेस्टमेंट है इक्विटी में तो निकालने का समय है, तो निकल जाओ, जो भी बेनिफिट मिल रहे वो ले लो, भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो फिर आने वाले समय में यू वुड सी कि मार्केट फिर से गिरने लगेगा। तो वैसा कुछ है। तो इन्वेस्टर ने माना कि 10 साल के लिए उसने कमिट किया है, तो पहले ही निकलेगा, तो वो तो पहले निकलने के लिए अभी एग्जिट गेट क्यों लगता है या फिर एंट्री गेट क्यों लगता है, ये भी समझो, क्योंकि एक्चुअली प्लेसमेंट कॉस्ट है। ऐसा है, अभी मेरे पास पैसा तो आया, अगर एंट्री की अगर मैं बात करूँ, उसको इन्वेस्ट करने के लिए पैसा तो लगेगा, कॉस्ट तो लगेगा। अभी ब्रोकर का कमीशन है, कस्टोडियन का कमीशन है, एजेंट बैंक का कमीशन, इतनी सारी फीस है। तो चाहे बिगिनिंग हो या एंड हो, दोनों केस में लगेगा। एग्जिट गेट का वही है, 10 साल का फंड है, तो तुमने एक साल में एग्जिट कर लिया, जब भी एग्जिट करोगे तब पैसा लगेगा तुमने अगर कमिटमेंट एग्रीमेंट डिसॉल्व कर दिया तो तुम्हें पैसा लगेगा। सेम गोज विथ प्राइवेट इक्विटी ऑल्सो। एंट्री गेट, एग्जिट गेट।
ये फ़ीस है, इतने फ़ीस ऐसे चार्ज होते हैं। इसके अलावा और कुछ अलग अलग फ़ीस भी हो सकते हैं। हाँ, लेकिन हालांकि हमने थियोरेटिकली जब एक्सप्लेन किया था तो मैंने कहा था ना कि यही फ़ीस है, अलग अलग लेवल पे काम करते हैं, जैसे ऑर्ग लेवल पे भी काम करते हैं, देन पार्टनरशिप लेवल पे काम करते हैं, एंड देन फंड लेवल पे काम करते हैं। तो तुम्हें अपने अपने कंपनी में देखना है एक्सपेंसेस कैसे कैटेगराइज करे गए हैं, क्योंकि फंड के एक्सपेंस पार्टनरशिप में तुम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जैसे मानो पार्टनर्स तो मिलने वाले हो एक जगह पर, है ना, तो फंड में एक पार्टनरशिप के अंडर 10 फंड है, 10 फंड है, ए फंड, बी फंड, सी फंड, जैसे मानो यही है। इसका एक्सपेंस जो है ना 50 रुपये, इसमें रिकॉर्ड नहीं कर सकते तुम, क्योंकि ये इन्वेस्टर ये दूसरे है ना, इसमें जो इन्वेस्टर है वो दूसरे है, वो चिल्लाएंगे तुम्हें, बोलेंगे कि ये नहीं चलेगा भाई, ऐसे कैसे कर रहे हो। हाँ, लेकिन अगर यही तुम सभी पार्टनर्स मिलकर इकट्ठा आ रहे हो, उसके 50 रुपये है या फिर 10 रुपये एक्सपेंडिचर हुआ मानो, तो फिर वो हर एक को एक एक रुपये तुम्हें एलोकेट कर सकते हो, क्योंकि पार्टनरशिप के अंडर ही तो वो पूरे फंड्स है ना। अगर मानो कस्टोडियन की फ़ीस है, कस्टोडियन की फ़ीस जो है ये फंड के लिए 50 रुपये है, अभी ये उसकी 50 रुपये तुम सब में एलोकेट नहीं कर सकते। यही तो एलोकेशन मतलब, और कुछ नहीं है। एलोकेशन मतलब तुम्हें देखना है कि भाई ऑर्ग लेवल पे क्या करना है, पार्टनरशिप लेवल पे क्या करना है, फंड लेवल पे क्या करना है। ऑर्ग लेवल मतलब ये, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ना, उनके खुद के एक्सपेंसेस वगैरह है ना, जैसे अभी उनके लिए जैसे मानो फीस वगैरह हुई, वो सब हुआ, उनका इनकम वगैरह है, तो वो कैलकुलेट करना है, तो उनका नेट प्रॉफिट वगैरह कैलकुलेट करने का जो भी प्रोसेस है वो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे आता है। जो फंड एडमिन है उसको फंड लेवल के हिसाब से पैसा मिलता है, पार्टनरशिप लेवल के हिसाब से नहीं। जितने फंड वो मैनेज करके देते हैं, जितनी अकाउंटिंग करके देते हैं, उतना ही पैसा मिलेगा। तो इसलिए ये पूरे जितने भी एक्सपेंडिचर्स हमने अभी डिस्कस करे हुए हैं, तो उसके लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वो लेवल कौन देता है, कैसे देता है, वो अपने फंड के ट्रेनिंग में ही, फंड अकाउंटिंग के ट्रेनिंग में ही वो डिस्क्लोज करनी चाहिए चीज़ें, क्योंकि हर जगह पर ये लॉजिक अलग अलग तरह से काम करता है। अगर मैं कहूँ कि एडमिन फीस ऑर्ग लेवल पे है, तो कोई कहेगा ये पार्टनरशिप लेवल पे है। ये डिफाइन करता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पूरी चीज़ें। तो हर फंड का अपना ट्रेनिंग वाला बंदा, उसने बताना चाहिए कि भाई वो क्या है। हाँ, लेकिन ये भी है कि भाई उसको भी तो पता होनी चाहिए कि एक्सपेंसेस ऐसे काम करते हैं, ये भी दिक्कत है। एनीवेज, एक 2 मिनट। एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर फीस का पार्ट ख़त्म हो जाएगा। हाँ ठीक है। ये समझ में तो आया ना, हाँ हाँ रिलेट हो पा रहा है हाँ जो काम करते थे उसके साथ। हाँ, ये फीस थोड़ा रिलेट है। कॉर्पोरेट एक्शन ऊपर से चला गया क्या? हाँ, कॉर्पोरेट एक्शन थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगा है। अरे कॉम्प्लेक्स है ही, वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। उसकी तो कई सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी बता नहीं सकता, जैसे कि बॉक्स डील है, कैसे ऐड करते क्या करते, वो तो पूरा एडवांस। अभी कई जगह पर वो नहीं करते प्रोसेस। जैसे तुमने शॉर्ट सेल किया हुआ था, तो उसको कवर करने के लिए कुछ तो चाहिए ना, तो कवर करने के लिए पोजीशन नहीं मिली, तो हम उसका बॉक्स क्रिएट कर देते हैं। बॉक्स वो क्या होता है? कई सारी ऐसे टर्म्स है जो दिमाग घूम जाता है कि यार ये क्या है। तो एनीवेज, तो उतनी सारी चीज़ें तो मुझे नहीं लगता कि आज, जब मैं काम करता था कॉर्पोरेट एक्शन में, तब ये पूरी मैनुअल सिस्टम था पूरा। अब तो कई जगह पर पूरा काफ़ी सारा ऑटोमेट हुआ है बिजनेस, उतनी नौबत नहीं आती है। अब एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ इसके लिए, हाई वाटर मार्क क्या है वो देखने के लिए, ठीक है।
हाई वाटर मार्क आपने तो सुना होगा कि भाई हाई वाटर मार्क चिल्लाते रहते हाँ लोग हाँ कि ये हाँ। क्या है। तो हम वो देखते हैं। हाई वाटर मार्क HWM, हाई वाटर मार्क का मतलब है एक लिमिट या फिर लेवल, ठीक है। हम्म, एक लेवल, लेवल किसकी है? एक बेंचमार्क है ये बेंचमार्क क्यों है? ये फंड का परफॉर्मेंस मेजर करता है। ठीक है। एक मैट्रिक्स है ये। ऐसे क्यों कहा मैट्रिक्स? रीज़न सिंपल है उसका। इन्वेस्टर जो है वो 100 रुपीज़ दे रहा है तुम्हें। ये मेरा इनिशियल NAV है। हाँ। एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट, हम्म, एज ए इन्वेस्टर मैंने वो 100 रुपीज़ में खरीदा है, हम्म, करेक्ट। हम्म, एज ए इन्वेस्टर मैंने 100 रुपीज़ में खरीदा है। तब मुझे कहा गया HWM के हिसाब से हम आपको 10% के रिटर्न देंगे। एक मिनिमम जो होता है ना कि लिमिट, मिनिमम देखो मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, ये जरा समझो लॉजिक। मिनिमम की बात कर रहा हूं मैं। हम्म, अगर मैं मिनिमम 10% रिटर्न तुम्हें दूं ऑन 100 रुपीज विच यू हैव इन्वेस्टेड, देन आप मुझे इंसेंटिव फीस दे देना। लॉजिक समझा अच्छा। राजू? हम्म। तुमने 100 रुपए दिया, 100 रुपए यानी कि तुमने एक यूनिट तुमने परचेस किया फंड का। ओके। एक यूनिट परचेस करने के बाद वहां पे जो हाई वाटरमार्क था वो ये था कि अगर मैं 10% तुम्हें रिटर्न दूं ऑन 100 रुपीज तो ही मुझे ओके। आप मेरा कमीशन दे दो, नहीं तो देने की ओके। जरूरत नहीं है। मिनिमम की बात कर रहा हूं मैं। तुम कहोगे कि भाई अगर 20% अचीव हुआ तो भाई अच्छी बात है ना, कौन सी बुरी बात है? ओके। अच्छी बात है वो तो। और ज़्यादा तुम्हें इंसेंटिव खाने को मिलेगा, मजे ले लो फिर। तब कैलकुलेट करते हैं हम। 100 रुपीज़ मेरी NAV थी ये Q1 में, ओके। बिगिनिंग थी प्योरली, वहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं हुआ। मान लेते हैं कि जब Q2 एंड होने आया, Q2 एंड ये वही 1 एंड होने आया, Q1 जो फंड की जो NAV थी वो चली गई 150 करंट मार्केट वैल्यू। देखो मुझे अचीव कितना करना था, हाई वाटर मार्क कितना था? 10%। 1110, 10%। राइट। हम्म, 100 के ऊपर कितना निकलेगा? 10 रुपये निकलेगा। तो मतलब जो मैं फंड मैनेजर हूँ समझो, मैंने तुम्हें कमिट किया था मिनिमम मैं 110 रुपीज़ तो आपको दे ही दूंगा मैं। चलो ठीक है, 10 रुपये रिटर्न तो दे ही दूंगा। बट चलो मार्केट अच्छा रहा, सब चीज़ें अच्छे से चली तो 50 रुपये हमने बनाए, मतलब 50% के रिटर्न बनाए। अगर 50% के रिटर्न बनाए तो तब मैंने कहा था कि अगर हाई वाटर मार्क अचीव हो जाता है तो मैं 20% का इंसेंटिव फीस चार्ज करूंगा। ओके। इंसेंटिव फीस 20% का इंसेंटिव फीस 50 रुपीज़। फिर वो किस पे होगा? 50 रुपीज़ पे होगा। क्यों 50 रुपीज़ पे? सवाल ये 50 भी या आना 40? चाहिए। कैलकुलेशन कैसे बनेगा इसका मैं लिख रहा हूँ, आप भी लिख सकते हो इसको अगर लिखना है तो। 150 करंट मार्केट वैल्यू ऑफ NAV माइनस इन्वेस्टेड NAV विच इज 100, जो भी निकलेगा 50 रुपीज़ उसके ऊपर चार्ज होगा तुम्हारा। ये लिख लो, लिखना है तो। ओके। और 50 के ऊपर
20%। क्यों? क्योंकि इंसेंटिव फीस 20% ही हमने डिफाइन किया गया था, या फिर कुछ और भी रेशो हो सकता है। कितना निकलेगा? 10 रुपये। बट ये 50 होना चाहिए या 40 होना चाहिए ना, जो एक्सेस उसके ऊपर होता है, नहीं, एक्सेस नहीं, तो 100। जितनी भी वैल्यू बन रही है उसके ऊपर। अच्छा। अभी अगर मैं यही कह दूं कि हमने सिर्फ 110 ही बनाया, तो किस पे दोगे आप? 10 पे ही दोगे ना। अगर हमने मानो 150, ये इसको 150 की जगह हमने सिर्फ 110 ही बनाए, तो आप ओके। किस पे दोगे? इसका मतलब ये हुआ कि फिर एनएवी आप तो इंसेंटिव फीस दोगे ही नहीं फिर। हाँ, क्योंकि वो तो क्रॉस नहीं करता है हाँ, हाईवे। तो वैसे नहीं। हाँ, 109 बने ना तो नहीं दोगे आप। ये लॉजिक समझो। अगर ओके। 109 एनएवी चल रहा है तो एनएवी इंसेंटिव फीस जनरेट नहीं होगी, मैनेजमेंट फीस जनरेट होगी। अच्छा। तो इस पे मैनेजमेंट फीस चार्ज करो तो 109 पे। अब ये तुम्हारा है ना, ये है ग्रॉस एनएवी है, जीवी है। क्यों? क्योंकि इससे एनएवी निकल, ये अपना मैनेजमेंट फीस जाना बाकी है। एनएवी कैलकुलेट होने के बाद ही मैनेजमेंट फीस लगता है। जो है वो अक्रूड वाला हमारे बुक्स में लिखा हुआ होता है। जो अक्रूड है वो अभी निकालना बाकी है उसमें से, या फिर जो अभी लगना बाकी है कैलकुलेट करना कि कितना दिख रहा है। वो चीज़ें हैं, अलग अलग लेवल पे काम करती है उस पर। तो इस पे मानो 50 रुपये का हमने अप्रिसिएशन दिया। अब देखो 150 तुम्हारा क्या हो गया? क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट हो गया। क्यों? ये भी सवाल आना चाहिए दिमाग में। द रीजन इज, $150 तक हमने अभी इंसेंटिव फीस पे कर दिया है, राइट? जिस पोर्शन तक हमने फीस पे कर दिया है, उस पोर्शन तक हम कहते हैं कि अब हमने ये क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट रिच कर दिया है। अब यहां पर होता है क्या कि भाई पहले तो 100 के ऊपर 10% का हमने हाई वाटर मार्क रखा। अभी हाई वाटर मार्क चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हाई वाटर मार्क अभी 150 के ऊपर बैठेगा आके। तो हम कहेंगे अब फंड मैनेजर, यानी कि मैं तुम्हें ये कह रहा हूं, अब इसके बाद, इस क्वार्टर के बाद अगर मैं 150 के ऊपर 10% बना के देता हूं, तो ही हमें 20% का इंसेंटिव फीस दे दो। चलो कैलकुलेट करो मेरे साथ। 150 के ऊपर 10% कितना होगा? 15। तो टोटल हाई वाटर मार्क की लेवल कितनी हो गई? 165। 150। सही है? समझा नहीं समझा? कंफ्यूजन है कुछ? नहीं नहीं, ठीक है। हाँ। तो चलो मान लेते हैं दूसरी क्वार्टर भी बहुत अच्छी थी हमारे लिए, काफ़ी अच्छी थी। जो एनएवी जो हम करंट मार्केट वाला बना पाए 150 से लेकर के 180 तक बना पाए, तो मतलब यही हुआ कि 30 रुपीज़ एक्स्ट्रा जो है इन्वेस्टर को बेनिफिट मिल रहा है यहाँ पर। तो इन्वेस्टर तो खुश हो गया, कहा कि यार पहले 150 का कमिट, पहले 150 था, अब 180 तुमने रीच कर दिया, तो अच्छी बात है। चलो हम फिर इंसेंटिव फीस, मैंने कहा कि भाई चलो सर फिर मुझे इंसेंटिव फीस दे दो यार। हमने कहा ठीक है चलो कैलकुलेट करो। तो मैं अभी यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करूँगा बताओ मुझे। पहला तो मैंने तुम्हें एग्जांपल के तौर पर बता दिया, अब दूसरा तुम मुझे बताओ कैसे कैलकुलेट होगा। अच्छा, 180 माइनस 165। कितना? 30 रुपीज़ डिफरेंस निकल रहा है तो उसके ऊपर ही होगा, हम्म। करेक्ट? तो यहाँ पर हमने ये कैलकुलेट कर दिया। 180 माइनस 150 जो बच रहा है 30, उसके ऊपर इनटू तुम कर दो 20 डिवाइडेड 20%। बाय 100, जो 6 रुपीज़ अराउंड निकलेगा, जो होगा तुम्हारा इंसेंटिव फीस। तो इसमें क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट कौन से होंगे? 180। तो अब क्या हुआ फिर, जो यहाँ पर 160, अभी अभी देखो फिर से हाई वाटर मार्क चेंज होगा। अभी अगर तुमने 180 का तुम्हारा लेवल बना है, तो 180 के ऊपर हाई वाटर मार्क पुश हो जाएगा, है ना?
क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट कौन सा है? अभी क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट ये आ गया तुम्हारा, तुमने यहाँ तक एनएवी 180। पे कर दिया है, ये हो गया अच्छा, तुम्हारा 180। क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट। ओके। पहले 150 था, अब चेंज हो हम्म। गया, यहाँ पे आके बैठेगा क्योंकि यहाँ तक तुमने फीस पे कर दी है। अच्छा। अब ट्विस्ट मैं ले रहा हूँ, एक थोड़ा सा अलग एग्जांपल ले रहा हूँ, तीसरा वाला। हाई वाटर मार्क अगेन डिफाइंड होगा कैसे? अब हमने इन्वेस्टर ने कहा कि भाई देखो 180 तक तो हमने पे कर दिया, तो फंड मैनेजर ने कहा हम कोशिश करते हैं 180 के ऊपर और 10% दे, हम्म। तो जो भी निकलेगा पोर्शन तो उतना हाई वाटर मार्क तुम्हारा बनेगा। तो चलो कैलकुलेट करते हैं, 180 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 जो जा रहा है 18, तो टोटल हाई वाटर मार्क बनेगा कितना बनेगा? 180 प्लस 198। 18 198। हम्म। 198 तुम्हारा हाई वाटर मार्क है। ठीक है। ओके। अब अगर तुम्हें इंसेंटिव फीस चाहिए तो एज अ फंड मैनेजर अगर मुझे चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फंड का एनएवी जो है 198 तक आना चाहिए, है ना? हाँ, राइट। अनफॉर्चुनेटली मार्केट में ये वॉर शुरू हुआ एंड उतना पैसा मैं बना नहीं पाया जितना बनना चाहिए। अच्छा। अब अगर उतना पैसा बना नहीं पा रहा हूँ, बनना चाहिए, तो दिक्कत की बात है ना यार। तो हुआ यूँ मेरे साथ कि जो करंट मार्केट वैल्यू है 150 पे आके रुक गया। ये क्वार्टर थर्ड की बात चल रही है, क्वार्टर टू की थी, क्वार्टर टू, ये क्वार्टर थ्री खराब रहा 150। अब इस केस में क्या क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट जो भी था 180 के ऊपर, देखो 180 तक तो हमने फीस पे किया हुआ है, अगर देखोगे आइडियली क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट क्या है, यहाँ तक तो मैंने फीस पे करी हुई है ना। हाँ, राइट। तो अगर इन्हें भी इसके ऊपर पुश होना चाहिए, वो तो नहीं हुआ, ओके। वो तो 150 चल रहा है अभी। तो मतलब क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट यहाँ पे जो 180 था वहाँ तक उसके नीचे इन्हें भी चला गया, एंड जो हाई वाटर मार्क था एटलीस्ट मुझे 198 तक जो जाना चाहिए था वो भी नहीं हुआ, उल्टा एनएवी नीचे चला गया। तो इस केस में इंसेंटिव फीस जनरेट नहीं होगा। ओके। अब समझ में नहीं आया तो पूछो कि क्यों। हाँ, क्योंकि वो 198 पे तो क्रॉस नहीं करता। एग्जैक्टली तो मतलब ही नहीं है कुछ, पैसा कौन क्यों देगा? बट अभी क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट कौन सा होगा? 180 रहेगा या 150 हो जाएगा? 180 क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट अभी कौन सा रहेगा? 180 या 150 हो जाएगा? वो 180 रहेगा, 150 कभी नहीं होगा वो। ओके। अभी इस केस में ना कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स में नज़र आएंगे। कॉन्फ्लिक्ट्स ये होते हैं अभी एक टाइगर ग्रुप का चल रहा है कि उनका फंड तो 65% लॉस में है, तो अभी उस केस में तो उनको आने वाले 5-10 साल तक इंसेंटिव फीस नहीं मिलेगा। तो वो क्या कर देते हैं ना, फंड मैनेजर वो चालू हो जाते हैं, उसको लिक्विड कर देते हैं। अच्छा। लिक्विड करो, लिक्विड करने के बाद फिर नई एनएवी फॉर्म होगी, नए स्ट्रक्चर बनेगा, नया क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट बनाओ, नया हाई वाटर मार्क बनाओ। ओके। वो शाने रहते हैं ये लोग, ये खुद का पैसा जाने नहीं, इसलिए तो उनको भी उनका दिमाग सबके पास नहीं होता है ना। हर कोई फंड अकाउंटेंट बन सकता है लेकिन ट्रेडर या फिर जो फंड मैनेजर कोई नहीं बन सकता, कोई बनेगा वो तो। फंड मैनेजर सीईओ की तरह काम करता है, सीईओ। कैसे पैसे बनाना है उसको पता है। तो उस केस में नहीं होगा, क्योंकि अगर बनना भी है, मानो अगर फोर्थ क्वार्टर का मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, तो फिर फोर्थ क्वार्टर में हम ऐसे दिखा सकते हैं कि भाई यही एनएवी 100-200 के आसपास आ गया, मार्केट ने यू टर्न मारा, जो एनएवी चल रहा है अभी करंट मार्केट एनएवी जो चल रहा है, ये जो चल रहा है 200 चल रहा है, तब जाके तुम्हें जो ऊपर के 2 रुपये है ना, जो 2 रुपये बनेंगे, नहीं ऊपर के 2 नहीं, हाँ 198 था, 180 था ना, हाँ ओके, 20 रुपीज़ के ऊपर तुम्हें फिर
फिर से इंसेंटिव फीस चार्ज कर सकता है फंड मैनेजर। बोलेगा कि 180 तक तो तुमने पे किया था, जो बचा पोर्शन है 20 उसके ऊपर पे कर दो, बात खत्म हो गई। ये होगा। ऐसी चीज़ें एक्चुअली में काम करने लगती है तो बंदों को दिक्कत हो जाती है कि भाई क्रिस्टलाइजेशन क्या है, बंदे को दिक्कत हो जाती है कि हाई वाटर मार्क क्या है, बंदे को पता हो जाती है कि जब वो पैसा अभी पहले तो चलो प्रॉफिट में थे, अब लॉस में चले गए, तो इंसेंटिव फीस होगा या कैलकुलेट नहीं होगा, उस पर सारी दिक्कतें खड़ी हो जाती है। एंड मैनेजमेंट फीस तो सिंपल है भाई, 150 के ऊपर यहाँ चार्ज होगा, 180 के ऊपर यहाँ चार्ज होगा, यहाँ पर भी 150 के ऊपर चार्ज होगा, लॉस में होगा कुछ भी हो, उससे कुछ लेना देना है नहीं है। वो तो NAV बेस इंसेंट मैनेजमेंट फीस है, वो तो लॉस में भी चार्ज होगा। डायरेक्टली टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट कैलकुलेट करो जो भी है, 2% दे दो एंड वही एलोकेट कर दो पूरे इन्वेस्टर्स और फंड्स। ठीक है। हाँ ठीक है।